Good morning to one and all. I am Prem Kumar Patle from KV number 1 Chhindwara. Dear students, today I am here along with third part of Kings and Chronicles. And in this chapter, in this session, we will see about the ideal kingdom. हम एक आदर्श राज्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे. एंड इन दैट पार्ट वी विल सी अ डिवाइन लाइट, एक दैवीय प्रकाश का जो कॉन्सेप्ट है, जो दंत कथा कही गई है, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे. आफ्टर दैट वी विल सी अनदर सेक्शन विच इज़ रिलेटेड टू सुलह ए कूल विच वॉज नोन एज अ यूनिफाइंग फोर्स. बच्चों, सुलह ए कूल जो अकबर के शासनकाल की एक बेहतरीन सभी धर्म से संबंधित एक व्यवस्था थी, उसको जानने का प्रयास करेंगे. एंड इन लास्ट वी विल सी अबाउट अ जस्टिस सॉवर्निटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. हम सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अ डिवाइन लाइट विच इज़ द पार्ट ऑफ द आइडियल किंगडम. द आइडियल किंगडम, एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, उससे संबंधित ये तीनों कंटेंट्स को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं. Court chroniclers drew upon many sources to show that the power of the Mughal kings came directly from God. बच्चों, जो दरबार के इतिहासकार थे, उन्होंने कई सारे ऐसे सोर्सेस का हवाला देते हुए, ऐसे कई साक्ष्यों का हवाला देते हुए ये बतलाने की कोशिश की कि मुग़ल राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति मिली हुई थी. मुग़ल किंग्स केम, द पावर ऑफ मुग़ल किंग्स came directly from God. One of the legends they narrated was that, एक जो दंत कथा कही जाती है वो यह थी, और द मंगोल क्वीन अलान कुआ, एक मंगोल रानी थी अलान कुआ नाम की, उससे संबंधित एक कहानी है. Who was impregnated by a ray of sunshine while resting in her tent. इस दंत कथा के आधार पर यह बतलाया गया कि वो रानी अलान कुआ, जो मंगोल की रानी थी, वो अपने टेंट में आराम कर रही थी, अपने शिविर में आराम करते समय सूर्य की एक किरण के द्वारा वह गर्भवती हो गई. द ऑफ स्प्रिंग शी बोर कैरिड दिस डिवाइन लाइट एंड पास्ड इट वन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. फिर उसके द्वारा जो संतान ने जन्म लिया, उस पर एक दैवी प्रकाश का प्रभाव था. ऐसी इस दंत कथा में बताया गया है कि जो बच्चे ने जन्म लिया, जो संतान ने जन्म लिया, उस पर दैवी का प्रकाश था, और यह दैवी प्रकाश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, ये प्रकाश जो था, ये डिवाइन लाइट जो था, वो हस्तांतरित होता रहा, ट्रांसफ़र होता रहा. तो ये डिवाइन लाइट का एक कॉन्सेप्ट था. ठीक है, अभी हम अबुल फजल के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं. बच्चों, before to explain about the concept which given by Abul Fazl, I want to give an information regarding Suhrawardi philosophy. Okay, the origins of Suhrawardi's philosophy went back to the Plato's Republic. जो सुहरावर्दी दर्शन के जो मूल में प्लेटो की रिपब्लिक, प्लेटो एक जो फिलासफर थे, उन्होंने एक अपना दर्शन लिखा था बेटा, उसका नाम था रिपब्लिक. तो उस दर्शन के मूल में प्लेटो की रिपब्लिक है. ठीक है, जहाँ ईश्वर को किस तरह से दिखलाया गया है, द गॉड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ द सन. जहाँ ईश्वर को सूर्य के प्रतीक के रूप में निरूपित किया गया है. और बेटा, जो सुहरावर्दी दर्शन है, सुहरावर्दी से संबंधित जो रचनाएं हैं, वो इस्लामी दुनिया में व्यापक रूप से पढ़ी जाती थी. ठीक है, और उसका अध्ययन करने वालों में से एक और शख्स था, वो था शेख मुबारक. शेख मुबारक ने इस सुहरावर्दी रचनाओं का अध्ययन किया, और इसके बारे में उसने अपने दो पुत्रों फैज़ी और अबुल फजल को भी बताया. ठीक, जो उसी के संरक्षण में प्रशिक्षित हुए. तो फैज़ी और अबुल फजल के पिता का नाम क्या था? शेख मुबारक. ठीक है, तो अब हम उसके सेकंड पैराग्राफ देखते हैं बेटा. Abul Fazl placed Mughal kingship as the highest station in the hierarchy of objects, receiving lights emanating from God. जो ईश्वर से प्राप्त होने वाला जो प्रकाश है,
उसके प्रकाश को ग्रहण करने का इसने एक हायरार्की को एक्सप्लेन किया बेटा। हायरार्की मतलब पदानुक्रम को, कि भाई ईश्वर का जो यानी दैवी प्रकाश है वो सबसे पहले किसे मिलेगा, तो उसने सबसे ऊपर या ऊंचे स्थान पर किसको रखा, हाईएस्ट स्टेशन पे मुगल किंगशिप को, मुगलों के राजत्व को उसने रखा। वाई ही पुट मुगल किंगशिप इन द हाईएस्ट स्टेशन, बिकॉज ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द फेमस ईरानियन सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, एज आई एक्सप्लेन नाउ, अभी मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया। हु फर्स्ट डेवलप्ड दिस आइडिया, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने ही वो शख्सियत थी जिसने इस डिवाइन लाइट को एक्सप्लेन किया था, डेवलप किया था ये आइडिया को। एंड अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया देयर वॉज अ हायरार्की इन विच द डिवाइन लाइट वॉज ट्रांसमिटेड टू द किंग। उसने भी उसके विचार के अनुसार भी जो दैवी प्रकाश था उसके लिए भी उसने पदानुक्रम बताया था, और पदानुक्रम में हायरार्की में देयर वॉज अ हायरार्की इन विच द डिवाइन लाइट वॉज ट्रांसमिटेड टू द किंग। पहले वो किसको मिलेगा वो प्रकाश, तो राजा को संप्रेषित होगा। एंड देन बिकेम द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर हिज सब्जेक्ट। और उसके बाद वो जो राजा है, राजा की अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाएगा, स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर हिज सब्जेक्ट। तो सबसे पहले अगर डिवाइन लाइट का कॉन्सेप्ट अगर कोई ऑप्ट करेगा, जिस किसी को मिलेगा, वो होगा वहाँ का राजा। और वो राजा ही सबसे पहले फिर ग्रहण करेगा, और उसके बाद में उसकी प्रजा, फिर वो ट्रांसमिटेड होगा किसके बीच में, पहले तो होगा किंग के पास, और फिर वो स्पिरिचुअल गाइडेंस के तौर पर अपने प्रजा के बीच में वो स्थापित होगा, और वो अपनी प्रजा को बतलाएगा कि किस तरह के आध्यात्म का पालन करना है। पेंटिंग्स दैट accompanied the narrative of the chronicles transmitted this idea in a way that left a lasting impression on the mind of viewers। बेटा जो इतिहासकार इतिहास तो लिखते थे, उनका जो विवरण होता था उसके साथ साथ कुछ पिक्चर्स, कुछ पेंटिंग्स भी बनाई जाती थी, और इन पेंटिंग्स के थ्रू जो विचार होते थे वो इस तरह से लोगों के मन मस्तिष्क में प्रभाव डालते थे कि वो स्थायी रूप धारण कर लेते थे, वो स्थायी तौर पर प्रभाव डालते थे। ठीक है। एंड फ्रॉम द 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स बिगेन मुगल आर्टिस्ट फ्रॉम द 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स बिगेन टू पोर्ट्रे एम्प्रस वियरिंग द हॉलो। 17वीं शताब्दी से जो मुगल कलाकार थे उन्हें बादशाहों के प्रभामंडल को के साथ उनको चित्रित करना शुरू किया। द हालो, प्रभामंडल, आभा, एक जिसमें ऐसा महसूस हो कि ये जो हमारा राजा है वो दैवी शक्तियों से सुसज्जित है, उसको दैवी प्रकाश मिला हुआ है, तो इसका आभा मंडल, उसके चित्र को जब वो तैयार करते थे तो इस तरह का बताने की कोशिश करती थी कि यह साक्षात ईश्वर का ही स्वरूप है। विच दे शॉ ऑन यूरोपियन पेंटिंग्स ऑफ क्राइस्ट एंड द वर्जिन मैरी टू सिम्बलाइज द लाइट ऑफ गॉड। और इन लोगों ने ये जो ईश्वर के प्रकाश का जो प्रतीक है ना, या इन प्रतीक के रूप में जो प्रभामंडल था, उन्होंने उसे ईसा और वर्जिन मैरी के यूरोपीय चित्रों में देखा था, और उस आधार पर इन्होंने अपने मुगल बादशाहों को भी इन हालों के साथ, वेयरिंग द हालो, प्रभामंडल के साथ चित्रित करना शुरू कर दिया था, जिसमें अपने राजा को एक ईश्वरी शक्ति के तौर पर प्रस्तुत किया जा सके। बेटा आपको ये स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही है, ये देखिएगा, ये दिस इज़ रिलेटेड टू मुगल डायनेस्टी। एक्चुअली दिस पेंटिंग by Abul Hasan shows Jahangir dressed in resplendent clothes and jewels holding up a portraits of his father Akbar। ये अबुल हसन के द्वारा बनाया गया चित्र है, और जहाँ जहांगीर को उसी दैवी प्रकाश के तौर पर, दैदीप्यमान तौर पर उसके जो कपड़े हैं, उसके जो आभूषण हैं, उसके आधार पर दिखाया गया, और उसके हाथों में उसके पिता अकबर का चित्र है, हाथ में लिए हुए दिखाया है। ठीक है। अकबर को एक सफ़ेद पोशाक के तौर पर दिखलाया गया है। सफ़ेद रंग जो है सूफी परंपराओं के प्रबुद्ध जीव से जोड़ा जाता था। और अकबर के हाथों में देखिए एक आपको गोलक दिखाई दे रहा होगा, ग्लोब दिखाई दे रहा होगा, और ये राजवंशी सत्ता का प्रतीक है। ये जो ग्लोब है उनके डायनेस्टिक अथॉरिटी का सिंबल है। ठीक है। इन द मुगल एम्पायर देयर वाज नो लॉ लाइंग डाउन which of the emperor's son would succeed to the throne।
बच्चों, मुग़ल साम्राज्य में ऐसा कोई कानून ही नहीं था कि ये निर्धारित कर सके कि बादशाह के बाद कौन सा पुत्र अब उसका सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। और इसके परिणाम भी बड़े विध्वंसक तौर पर आए। घातक युद्ध होने लगे, भाई भाई के साथ युद्ध किया, इस तरह की स्थितियों को भी देखा गया। हालांकि अकबर के शासन के जो अंतिम समय था, उस समय जो शहज़ादा सलीम था उसने अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था, लेकिन उसे बाद में माफ़ भी कर दिया गया था। तो ये चित्र में आप देख सकते हैं कि जहांगीर को किस तरह से एक देदीप्यमान कपड़ों के आधार पर आभूषण पहने हुए दिखलाया गया है। तो ये उस समय के जो चित्रकार थे उन लोगों के द्वारा प्रस्तुत ये चित्र है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल सी अबाउट अ यूनिफाइंग फोर्स। इन दिस सेक्शन वी विल रीड अबाउट सुलह ए कूल। बेटा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट है इस चैप्टर का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ भी है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। मुगल क्रॉनिकल्स present the empire as comprising many different ethnic and religious communities, Hindus, Jains, Zoroastrians and Muslims। बच्चों, जो मुग़ल इतिहास लिखे गए, उस मुग़ल इतिहास में साम्राज्य जो था, उस साम्राज्य में कई हिंदुओं, जैनों, जरथुस्ट और मुसलमानों जैसे ये बतलाया गया कि यहाँ पर अलग अलग धार्मिक समुदाय के लोग, अलग अलग एथनिक ग्रुप को फॉलो करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। द सोर्स ऑफ ऑल पीस एंड स्टेबिलिटी द एम्परर स्टूड अबव ऑल रिलीजियस एंड एथनिक ग्रुप। इसमें यह भी बतलाया गया कि सभी तरह की जो शांति है और स्टेबिलिटी, स्थायित्व के स्रोत के तौर पर बादशाह है। और ये बादशाह सभी जितने भी रिलीजियस ग्रुप हैं, जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं, उन सबसे अबव है, मतलब सबसे ऊपर है। एंड मीडिएटेड अमंग दैम, और वो उनके बीच मध्यस्थता करता है। और क्या करता है राजा? एंड एंश्योर दैट जस्टिस एंड पीस प्रिवेल्ड, और इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि उसके राज्य शासन में न्याय और शांति भी बनी रहे। जस्टिस एंड पीस प्रिवेल्ड, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे एथनिक और रिलीजियस कम्युनिटीज़ हमारे रह रही है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? राजा की, एम्परर की। अबुल फजल डिस्क्राइब द आइडियल ऑफ सुलह ए कूल। अबुल फजल जो है सुलह ए कूल के बारे में कुछ डिस्क्राइब करता है, एक आइडियल, एक आदर्श। सुलह कुल को एक आदर्श के तौर पर प्रस्तुत करता है। एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ एनलाइटेंड रूल, वो सुलह ए कुल के आदर्श को एक एनलाइटेंड रूल, प्रबुद्ध शासन के एक कॉर्नर स्टोन, आधारशिला के तौर पर प्रस्तुत करता है, बतलाता है। इन सुलह ए कुल ऑल रिलीजन्स एंड स्कूल्स ऑफ थॉट हैड फ्रीडम। वो कहता है कि सुलह कुल में यूँ तो सभी धर्मों और मतों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, बट देयर वॉज अ कंडीशन। क्या कंडीशन थी? दैट दे डिड नॉट अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। शर्त ये थी कि वो राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है, और फाइट अमंग देमसेल्व्स, और वो आपस में नहीं लड़ेंगे, तभी उन्हें सभी धर्मों और मतों की अभिव्यक्ति की क्या होगी? फ्रीडम मिलेगी। The ideal of सुलह कुल was implemented through state policies। बच्चों, जो सुलह कुल की जो पॉलिसी थी, आदर्श जो थे, वो स्टेट पॉलिसीज के थ्रू इम्प्लीमेंट किए गए, लागू किए गए। The nobility under the Mughal was a composite one comprising Iranians, Turanis, Afghans, Rajput, Deccanians, all of whom were given position and award purely on the basis of their service and loyalty to the king। बच्चों, जो मुगल कालीन इतिहास है वो हमें बतलाता है कि जो मुग़लों के अधीन जितने भी नोबिलिटीज़ थे वो अलग अलग किस्म के थे। कुछ उसमें से तुरानी थे, कुछ ईरानी थे, अफ़गानी थे, राजपूत थे, दक्खनी के सभी लोग शामिल थे। और इनको जो भी इन्हें सर्विसेज प्रोवाइड, जो भी इन्हें पोजीशंस प्रोवाइड की गई थी, जो भी अवार्ड प्रोवाइड किए गए थे, वो केवल और केवल राजा के प्रति उनकी सर्विसेज, सेवा और लॉयल्टी, उनके प्रति निष्ठा पर आधारित थे। Further, Akbar abolished the tax on pilgrimage in 1563। अकबर ने 1563 में जो तीर्थ यात्रा कर लगता था, ठीक है, उसको ख़त्म कर दिया। 1564 में जिजिया टैक्स को, जो कि नॉन मुस्लिम्स पर लगाए जाते थे, वो जजिया को भी समाप्त कर दिया गया। ये दोनों कर जो थे वो धार्मिक पक्षपात पर आधारित थे। ओके, बोथ टैक्सेस वर बेस्ड ऑन रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन।
एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस वर सेंट टू ऑफिसर्स ऑफ द एम्पायर। इसके अलावा साम्राज्य के अधिकारी थे उनको, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उनको भी ये निर्देश दिए गए थे कि टू फॉलो द प्रिसेप्ट ऑफ सुलह कुल इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि प्रशासन में आपको सुलह कुल के नियमों का अनुपालन करना आवश्यक है। ऑल मुगल एम्प्रेस गिव ग्रांट्स टू सपोर्ट द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। बच्चों, जितने भी सभी मुगल बादशाह जो थे, जितने भी उपासना स्थल होते थे, मंदिर हो मस्जिद हो, इन सब के निर्माण के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, रखरखाव के लिए ये ग्रांट्स प्रोवाइड करते थे, अनुदान देते थे। जब यहाँ तक कि जब युद्ध के दौरान मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता था तो बाद में उनकी मरम्मत के लिए ये ग्रांट्स भी प्रोवाइड करते थे। ओके, इवन व्हेन टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग वॉर, ग्रांट्स वर लेटर इशूड फॉर देयर रिपेयर, एज वी नो फ्रॉम द रीजन ऑफ शाहजहां एंड औरंगजेब। ये ऐसी जो हमें जानकारी है वो शाहजहां और औरंगजेब के शासन से पता चलती है। बट हालांकि जो औरंगजेब है उसने शासनकाल में, उसके शासनकाल में जो गैर मुस्लिम प्रजा थी, नॉन मुस्लिम्स जो लोग थे, उन पर फिर से जजिया कर जो था, जिजिया टैक्स, वो री इम्पोज कर दिया गया था। तो इस तरह की ये जो इन्फॉर्मेशन है बेटा, है सुलह कुल से रिलेटेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं और इसमें उन सभी पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में शामिल करेंगे जो कि इससे रिलेटेड है। आपको ये एक इमेज दिखाई दे रही है, जहांगीर प्रेजेंटिंग प्रिंस खुर्रम विद अ टर्बन ज्वेल सीन फ्रॉम द बादशाहनामा पेंटेड बाय आर्टिस्ट पयाग। ये बादशाहनामा का एक दृश्य बेटा जो कलाकार पयाग के द्वारा 1640 में चित्रित किया गया था। और इस चित्र में जहांगीर शहजादा खुर्रम उसको पगड़ी में लगाई जाने वाली मणि दे रहा है। और बच्चों, इसमें आप नीचे की ओर देखेंगे, इसमें नीचे की ओर आप देखेंगे यहाँ पर एक लॉन और एक काऊ है ना, ये दोनों साथ में बैठे हुए। मैं इसको आपको अभी बाद में इसको एक्सप्लेन करूँगा, इस समय आप ध्यान रखिएगा इसे। नाउ वी विल सी अबाउट द जस्ट सोवर्निटी एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि उस आइडियल किंगडम में किस तरह का सामाजिक अनुबंध था। अबुल फजल इन सभी कॉन्सेप्ट्स पे अपनी राय देता है। ठीक है, हमने देखा कि उसने सुलह कुल को भी एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। उसने इसके पहले जो दैवी प्रकाश है, डिवाइन लाइट है, और उसके जो पदानुक्रम था, हायरार्कीज थी, उसको भी उसने एक्सप्लेन किया। उसने सुलह कुल के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को हमारे सामने प्रस्तुत किया और उसको एक्सप्लेन किया। अब वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, सोवर्निटी या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसको समझाने का प्रयास कर रहा है। अबुल फजल डिफाइंड सोवर्निटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अबुल फजल जो प्रभुसत्ता है, सोवर्निटी है, उसको एक सामाजिक अनुबंध के तौर पर प्रस्तुत करता है। वो कैसे? जिस स्टेट में, जिस राज्य में राजा रूल कर रहा है, यह उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी प्रजा के हर एक चीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। उसकी प्रॉपर्टी, उसकी लाइफ, उसके ऑनर, उसके फेथ, सबको प्रोटेक्ट करे। तो यही अबुल फजल इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। द एम्परर प्रोटेक्ट्स द 4 एसेंस ऑफ हिज सब्जेक्ट। कहता है कि बादशाह अपनी प्रजा के 4 सत्वों की रक्षा करता है। नंबर 1 लाइफ, पहला उसका जीवन है। सेकंड प्रॉपर्टी, उसका धन है। ऑनर, सम्मान, एंड फेथ, उसका विश्वास। और इसके बदले में राजा क्या चाहता है? एंड इन रिटर्न डिमांड्स ओबीडियंस एंड शेयर ऑफ रिसोर्सेज। कहता है कि जो राजा आज्ञा दे रहा है उसका आज्ञा का पालन होना चाहिए, और जो भी संसाधन है, रिसोर्सेज है, उसमें उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ओनली जस्ट टू बी एबल टू ऑनर, ओनली जस्ट सोवर्जिन वर थॉट टू एबल टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट विद पावर एंड डिवाइन गाइडेंस। ये कहता है कि केवल न्यायपूर्ण संप्रभु ही, ठीक है, जो न्यायपूर्ण संप्रभु कौन है? राजा। वो ही पावर और जो डिवाइन गाइडेंस है, जो शक्ति और दैवी निर्देशन है, मार्गदर्शन है, उसके साथ इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सम्मान कर पाते हैं। ठीक है,
जो न्यायपूर्ण संप्रभु है न्यायपूर्ण संप्रभु यहाँ कौन होगा? राजा होगा ना। तो ये राजा अपनी पावर के साथ और जो दैवीय उसको मार्गदर्शन मिल रहा है उसके आधार पर इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कि भाई वो अपने सब्जेक्ट की लाइफ, ऑनर, प्रॉपर्टी और फेथ को बनाए रखे, ये उसको फॉलो कर पाता है, उसका सम्मान कर पाता है। अ नंबर ऑफ सिम्बॉल्स वर क्रिएटेड फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आइडिया ऑफ जस्टिस। बच्चों, न्याय के इस विचार को दृश्य रूप में निरूपित करने के लिए कई सारे प्रतीकों की रचना की गई। ठीक है। द आइडिया ऑफ जस्टिस विच केम टू स्टैंड फॉर द हाइएस्ट वर्च्यू ऑफ मुगल डायनेस्टी। और जो न्याय का विचार था वो मुगल राजतंत्र का सर्वोत्तम सद्गुण माना गया था कि जो जस्टिस है, न्याय है, वो मुगल राजतंत्र में उसको सबसे ऊपर रखा गया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के इस नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिएगा, वन ऑफ द फेवरेट सिंबल यूज्ड बाय आर्टिस्ट वाज द मोटिफ ऑफ द लॉयन एंड द लैम। आप यहाँ नीचे की ओर देख सकते हैं, एक लैम और एक लॉयन है, पीसफुली नेस्लिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। ये एक साथ जो है शांतिपूर्वक चिपट कर एक दूसरे से बैठे हुए हैं, शेर और ये बकरी। ठीक है। तो ये क्या बतलाना चाहता है? दिस वॉज मीन टू सिग्निफाइड और रियल वेयर बोथ द स्ट्रॉन्ग एंड वीक कुड एग्जिस्ट इन हार्मनी। ये कहता है, इस चित्र के माध्यम से ये बताने का उद्देश्य किया जा रहा है कि राज्य को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में दिखाना जहाँ दुर्बल और सबल, जो पावरफुल व्यक्ति है और जो वीक है, ये सब आपस में परस्पर सद्भाव के साथ रह रहे हैं। और इसके पहले बेटा मैंने आपको एक कोर्ट सीन दिखाया था, कोर्ट सीन फ्रॉम द इलस्ट्रेटेड बादशाहनामा प्लेस सच मोटिव्स इन द नीच डायरेक्टली बिलो द एम्परर्स थ्रोन। एक और ऐसा प्रतीक जहाँ सिंहासन के ठीक नीचे एक काऊ और एक लॉयन, ये दोनों का पिक्चर दिखलाया गया था कि वो भी बड़े शांतिपूर्वक आपस में एक हार्मनी के साथ इस शासन में अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ पर जी रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको आज का यह एक्सप्लेनेशन जो कि डिवाइन लाइट, सुलह ए फूल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड था, आपको उम्मीद है वो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।